हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेटाइजेशन एंड इनइक्वालिटी, चैप्टर नंबर 3, दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हम पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पर हम इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश होती है, कैसे उसका आइडिया जो है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी होगी ये हमारे पास में आता है, और साथ ही साथ में इंडियन डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में क्या सारे जो है प्रयास किए गए, एंड फाइनली इंडिया में डेमोक्रेसी एग्जैक्टली किस तरह से आज प्रेवलेंट है। सो डेमोक्रेसी और इनइक्वालिटी, इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं हमारे आज के इस लेक्चर में। सो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया, सबसे पहले हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजर रोल रहा इंडियन डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में, या इंडियन डेमोक्रेसी का बेडरॉक जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। इसमें हमने देखा कि कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डेमोक्रेसी को बनाए रखने में और उसको फंक्शनिंग में कितना ज्यादा हेल्प करता है, असिस्ट करता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हमने पंचायत्स को डिस्कस करा। अब हम आ चुके हैं हमारे इस चैप्टर के थर्ड एंड द लास्ट सेक्शन पे, जहां पर हम इंटरेस्ट ग्रुप और साथ ही साथ में प्रेशर ग्रुप्स और इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बस उससे पहले एक बार एक छोटा सा डिस्कशन डेमोक्रेसी और इनइक्वालिटी को लेके, कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटीज कंट्री के अंदर हैं, और उसके बाद में हम डेमोक्रेसी को कैसे इंश्योर कर पाते हैं, कितने ज्यादा जो है हम मतलब कोशिश करते हैं, कितनी ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं कि हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश इंडिया में हमेशा करके रखें। मतलब डेमोक्रेसी है इंडिया में, बट अब उसको बनाए रखना है, उसकी फंक्शनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजों को यहां डिस्कस करेंगे। देखो, it will be clear to you that democratization is not easy in a society that has had a long history of inequality based on caste, community and gender। अभी तक आपने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी उससे आपको ये एक चीज क्लियर हो गई कि इंडिया में ढेर सारी इनइक्वालिटीज हैं सबसे पहले तो, और ये इनइक्वालिटी सालों से चली हुई आ रही है, चाहे जेंडर को लेके हो, क्लास को लेके हो, कास्ट को लेके हो, कम्युनिटी को लेके हो, रिलीजन को लेके हो, हर एक तरह की डाइवर्सिटी, हर एक तरह की इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलती है। और इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज होने के बाद में डेमोक्रेसी को बनाए रखना या डेमोक्रेटाइजेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारे लिए होता है। ठीक है, हमारे लिए डिफिकल्ट होता है कि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज के बाद में हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करके रख सकें। जैसे हमने पंचायत की बात करी, अब पंचायत के थ्रू भी हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है। हमने एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है कि डेमोक्रेसी किस तरह से फंक्शन करेगी, अथॉरिटीज होंगे, लॉ होगा, सोशल जस्टिस हमको इंश्योर करना है। ये सारी चीजें हम कहते हैं, करते भी हैं, बट एग्जैक्टली रियलिटी थोड़ी सी कुछ अलग हो जाती है। और उसके साथ में मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है और जो आइडियाज की हम बात करते हैं, जब उन दोनों का क्लैश होता है तब डेमोक्रेसी को बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। इंडिया को डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए हमेशा से एफर्ट्स किए गए हैं, और आज इंडिया एक डेमोक्रेसी भी है। बट given this unequal and undemocratic social structure, it is not surprising that in many cases certain members belonging to particular groups, communities, caste of the village are not included or informed about meetings and activities of the village। इतनी ज्यादा inequality, इतना ज्यादा undemocratic social structure है, तो इसमें थोड़ा भी सरप्राइजिंग नहीं होगा ये एक चीज कहना कि बहुत सारे डिफरेंट मेंबर्स, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कास्ट ऑफ द विलेज जो है इन सारी चीजों में इंक्लूडेड होते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं। जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं विलेजेस में, सारी चीजों को लेके, उसमें मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का एक तरीके से इंटरफेरेंस होता है, एक पूरी एसोसिएशन होती है, एक पूरा ग्रुप होता है जो इस अनइक्वल, इस अनडेमोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। मतलब कि इनइक्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ावा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कास्ट इंस्टीट्यूशन की बात करी कि कास्ट सिस्टम के अंदर जो है और ज्यादा इनइक्वालिटीज को बढ़ाया जाता है, क्योंकि अपर कास्ट सोचता है हम हमेशा अपर ही बने रहे, हम हमेशा अपर स्ट्रेटा में ही रहे। लोअर कास्ट सोचता है हम आगे बढ़े, बट उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाता, और ऐसे करके इनइक्वालिटीज और ज्यादा जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। सो द ग्राम सभा मेंबर्स आर ऑफन कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल कॉटरी ऑफ रिच लैंडलॉर्ड्स, यूजुअली हेलिंग फ्रॉम द अपर कास्ट और लैंडेड पीसेंट। अब जैसे हमने पंचायत के बारे में डिस्कस किया, तो हमने देखा कि पंचायत 3 टायर्स में होती हैं, 3 टायर्स में होती हैं, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और उसके बाद में जिला पंचायत। ग्राम सभा में गांव के सभी मेंबर्स होते हैं, गांव के जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं वो सभी 18+ जो हैं वोटर जो होंगे वो सारे ग्राम सभा के ही मतलब पार्ट होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और ग्राम सभा को बहुत बार बहुत से विलेजेस में ऐसा होता है कि जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, या फिर जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, वो उसको कंट्रोल करके रखते हैं।
जैसे किसी गांव की हम बात करें तो उसमें जो भी पूरी ग्राम सभा बनेगी उसमें अगर वहां पर ज्यादातर अपर कास्ट के लोग रहते हैं तो वो उसको कंट्रोल करके रखते हैं, या जो है बहुत ही ज्यादा रिच जो है वहां पर पीसेंट वो लैंडलॉर्ड्स वगैरह रहते हैं तो वो उसको जो है कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि सारे रिसोर्सेज उनके ही हाथों में होता है। और जैसे हमने देखा कि विलेजेस में स्पेशली कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा माना जाता है, तो अपर कास्ट जो है वो हमेशा अपने एक उस डोमिनेंट पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करता है और सब उसको फॉलो भी करते हैं। तो इस तरह से जो है ये इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। दे मेक डिसीजंस ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, एलोकेट फंड्स, लीविंग द साइलेंट मेजॉरिटी एज मियर ऑनलुकर्स। और यहाँ जो ग्राम सभा में जो मेनली रिच लैंडलॉर्ड्स वगैरह हो गए या जो अपर कास्ट के लोग हो गए, ये क्या करते हैं, ये मेजर डिसीजंस को ले लेते हैं, यही सारे डेवलपमेंटल फंड्स को जो है एलोकेट करते हैं, यही सारे प्लान्स पॉलिसीज बनाते हैं, और जो बाकी दूसरे मेजॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ देखती रहती है कि कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। वो ना ही उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, ना ही वो उसमें अपना कोई जो है रोल परफॉर्म कर सकते हैं। So the report below showed different kind of experiences at the grassroots level. One shows how traditional panchayats are being used. अब यहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स दी गई हैं, अभी यहाँ पर हम कुछ रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपके चैप्टर के अंदर 3 रिपोर्ट्स को जो है दिया गया है, वो हमें ये बताती हैं कि जब हम ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी करने जाते हैं तो किस तरह की एग्जैक्ट रियलिटी होती है, क्या सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, और इनइक्वालिटी भी बनी हुई है। तो मतलब कि हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी या डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आए, ताकि हम डेमोक्रेसी को इंश्योर कर सकें लोकल लेवल्स पर भी। बट एग्जैक्टली जब हम इस डेमोक्रेसी को रियलिटी में उतारते हैं, तो मतलब जब इस डेमोक्रेसी को हम एग्जैक्टली उसमें लेकर आते हैं, फ्रेम में लेकर आते हैं, तो जो रियलिटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। कैसे होती है, यहाँ पर 3 एग्जांपल्स हम देखेंगे, मतलब 3 ऐसे इश्यूज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, सोशियोलॉजी में हम जो भी पढ़ते हैं वो सब कुछ एग्जैक्ट रियलिटी है। ये सारी चीजें सोसाइटी के अंदर होती हैं, ये सारी सब कुछ रियल है, तभी हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, हम इन इश्यूज को उठा रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर हम कुछ केसेस लेने वाले हैं, रियल केसेस हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं या जिनके बारे में पहले जो है मतलब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जब हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं और एग्जैक्ट रियलिटी हमको किस तरह के एक्सपीरियंसेस देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है बाउंड बाय ओनर को लेके। देखो जब इसको समझोगे, पूरे इस केस को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कैसे यहाँ पर ओनर की बात हो रही है। सो कास्ट पंचायत्स आर रीअसर्टिंग देमसेल्व्स एज गार्जियंस ऑफ विलेज मोरालिटी। कास्ट पंचायत की हमने बात करी, जब हम पंचायत के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने देखा कि पहले के समय में जो है कास्ट पंचायत लगा करती थी, जो कि कास्ट से रिलेटेड होती थी, और जितने भी डोमिनेंट ग्रुप्स होते थे यहाँ पर वही मेन रोल प्ले कर रहे होते थे। ठीक है, जितने भी डोमिनेंट ग्रुप्स होते थे वही मेन रोल प्ले करते थे। तो जो कास्ट पंचायत लगा करती थी वो अपने आप को विलेज मोरालिटी का गार्जियन समझती थी, मतलब कि गाँव में किस तरीके के जो है मतलब न्याय होना चाहिए, साथ ही साथ में किस तरह के आपके अपने मॉरल्स होने चाहिए, किस तरह की आपकी वैल्यू होनी चाहिए, कैसे आपके मूल्य सिद्धांत होने चाहिए, हमारा गांव किस तरह का होगा, इन सारी चीजों को हम जो है बचा के रखेंगे। मतलब गार्जियन का काम क्या होता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन देना है ना, एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो वो ये बोलते हैं कि गांव की जो मोरालिटी है, जो विलेज की मोरालिटी है, उसको हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उसको हम गार्जियन की तरह रखेंगे। एंड ऐसा कौन बोल रहा है, ये जो कास्ट पंचायत गांव में लगा करती थी। The first case that hit the headlines was in October 2004. यहाँ एक अक्टूबर 2004 का केस डिस्कस किया गया है जो न्यूज़पेपर में आया था, और हेडलाइन यही बना था, When the राठी खाप पंचायत in असंदा विलेज ऑफ झाझर डिस्ट्रिक्ट। झाझर डिस्ट्रिक्ट के असंदा गांव में राठी खाप पंचायत लगती है। ठीक है, क्या लगती है, राठी खाप पंचायत लगती है। खाप पंचायत के बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, और अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने कि खाप पंचायत जो है वो कितनी ज्यादा रेडिकल आइडियाज के ऊपर चलती हैं। तो राठी खाप पंचायत में ये होता है, राठी खाप पंचायत ऑर्डर करती है सोनिया को, सोनिया हु हैड ऑलरेडी बीन मैरिड अ ईयर बाय देन, टू डिसॉल्व हर मैरिज विथ रामपाल, abort her unborn child and accept her husband as a brother if she wanted to stay in the village. राठी खाप पंचायत के अंदर सोनिया को ऑर्डर दिया जाता है। सोनिया जिसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है रामपाल के साथ में, उसे बोला जाता है कि आप अपनी शादी जो है रामपाल के साथ में तोड़ दो, उसको डिसॉल्व करो, और जो आपका अनबॉर्न चाइल्ड है, मतलब अभी उसके वॉम्ब में जो रामपाल का बच्चा है, आपको उसको अबॉर्ट करना होगा। ठीक है, आपको उसको अबॉर्ट करना होगा, और आपको रामपाल को, जो आपका हस्बैंड है, एज अ
ब्रदर कंसिडर करना होगा। मतलब आज से आप उसको अपने भाई की नजरों से देखोगे, उसको अपना भाई मानोगे अगर आपको इस गांव में रहना है तो। मतलब कि सोनिया को बोला जाता है अगर आपको इस गांव के अंदर रहना है तो सबसे पहले तो आपको अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना होगा, उसको खत्म करना होगा, अपने हस्बैंड को अपने भाई की तरह देखना होगा और जो आपका अनबॉर्न चाइल्ड है उसको भी आपको अबॉर्ट करना होगा। अब ऐसा एक डिसीजन क्यों दिया गया, क्या कारण था कि खाप पंचायत ने सोनिया को ऐसा ऑर्डर दिया? So the couple's fault sharing the same gotra even though the Hindu Marriage Act recognizes such unions. इनका दोष इतना था, इनका फॉल्ट बस इतना था कि इन्होंने सेम गोत्र के अंदर शादी करी हुई थी। अब जैसा कि हमने कास्ट फीचर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि मैरिज जो होगी वो एंडोगेमस होगी। एंडोगेमस का मतलब क्या है कि आप जो है इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं करोगे, आप अपने कास्ट के अंदर अपने कास्ट के लोगों से ही शादी करोगे। बट यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ बात हो रही है गोत्र के बारे में। आपने देखा होगा कि आप सभी के अपने अपने गोत्र होते हैं, है ना, सभी के अपने अपने गोत्र होते हैं। कभी आपको नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे, तो अगर आप एक ही गोत्र के हो तो आप भाई बहन हो जाते हो, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक ही गोत्र के हो तो आप भाई बहन हो जाते हो। तो क्योंकि इन दोनों ने एक ही गोत्र के अंदर शादी कर ली तो इसीलिए पंचायत ने इनको इस एक तरीके का ऑर्डर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, यानी कि हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होती है उसको लेके जो एक्ट बने हुए हैं, यानी कि जो लॉ कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें कही जाती हैं, वो क्या कहता है कि ऐसी मैरिजेस या ऐसी यूनियंस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब अगर कोई सेम गोत्र के अंदर शादी करता है सो दैट इज ओके, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कहा गया है, यानी कि ये लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कहा जा रहा है। बट ये जो खाप पंचायत लगी हुई है राठी की, जिसे हम कास्ट पंचायत भी बोलते हैं, उसने ऐसा ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सेम गोत्र में अगर आप शादी करते हो तो आप भाई बहन हो जाते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी भाई बहन हो और उनकी शादी को जो है हम मतलब नहीं मानते हैं, हम उसको डिसॉल्व करने का ऑर्डर देते हैं। तो इस तरह से ये एक चीज होती है कि जहां हम बात कर रहे हैं कि पंचायत लगनी चाहिए, कास्ट पंचायत लगी हुई है, तो यहाँ किस एक चीज के लिए कि जो भी सारे इश्यूज हैं हमको उनको आंसर करना है, उनको सभी को सॉल्व करना है। बट यहाँ क्या हो रहा है, ऑलरेडी एक और नया इशू क्रिएट किया जा रहा है और साथ ही साथ में जो है यहाँ इनइक्वालिटीज को भी दिखाया जाता है कि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज कितनी ज्यादा हैं। Sonia and Rampal could live together again only after the High Court directed the Haryana government to provide them security. इसके बाद में होता यह है कि ये जो खाप पंचायत का केस है इसे पुलिस तक लेके जाया जाता है। मतलब खाप पंचायत ने तो ऑर्डर दे दिया, वो फाइनल ऑर्डर है, बट सोनिया और रामपाल जो है इसको लेके और आगे तक जाते हैं, पुलिस वगैरह में केस करते हैं, कोर्ट केस करते हैं और फाइनली हरियाणा गवर्नमेंट जो है, मतलब हाई कोर्ट जो है हरियाणा गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है कि आप रामपाल और सोनिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके एक साथ में। और इस तरह का जो भी ऑर्डर उन्हें खाप पंचायत ने दिया है वो ऐसा कुछ भी ना करें। होता ये था कि खाप पंचायत वगैरह के ऑर्डर अगर कोई पर्सन नहीं मानता था तो उनको जान से भी मार दिया जाता था या उन्हें गांव से बेदखल कर दिया जाता था। जब सपोज आप अपने घर में रहते हो, आपका अपना एक घर है, आपकी अपनी पूरी लाइफ सेटल है, लेकिन आपको वहां से निकाल दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप जाओ कहीं और चले जाओ, कहीं दूर जाके रहो, लेकिन यहाँ आप नहीं आ सकते हो, तो आप कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करोगे? और किसी को भी राइट नहीं है कि वो आपको आपके घर से बाहर निकाल दे, लेकिन यहाँ पर पंचायत ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर एक अनइक्वल सिस्टम हमने देखा और फिर वहां पर इक्वालिटी लाने की बात किसने करी? हाई कोर्ट ने, जिन्होंने उनको सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन जो है पुलिस के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाया। तो यहां हम डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं और यहां इतनी ज्यादा ग्रेव इनइक्वालिटीज भी है। मतलब आप देखो कि अगर सोनिया और रामपाल ऐसा नहीं करते हैं तो पहले तो उनको गांव से निकाल दिया जाएगा और दूसरी तरफ अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें भाई बहन बन के रहना पड़ेगा, और अगर वो गांव से निकल जाते हैं तो वो किस तरह से अपना लाइवलीहुड सस्टेन करेंगे इसका कुछ भी मतलब कोई भी गारंटी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं पता है कि कैसे वो रहने वाले हैं। और अगर वो गांव में रहते हैं ऐसा ना करने, मतलब अपनी मैरिज को डिसॉल्व ना करके गांव में रहते हैं और खाप पंचायत का ऑर्डर नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि उनको मार दिया जाएगा। क्लियर है, ये आया यहाँ पे समझ में? तो इस तरह से जो है ट्रेडिशनल पंचायत्स को यूज किया जाता था अपने जो है मतलब कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स के मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए। One such Jati Panchayat of Ansaris in Muzaffarnagar in Uttar Pradesh decided in June last year that Imrana's rape by her father-in-law had made her a mother to her husband. ऐसा ही एक और केस अगर हम डिस्कस करें तो एक जाति पंचायत यानी कास्ट पंचायत जो कि अंसारीज की लगती थी मुजफ्फरनगर में, ठीक है, मुजफ्फरनगर में अंसारी लोगों की एक जाति पंचायत लगा करती थी उत्तर प्रदेश में। तो लास्ट ईयर जून में उन्होंने क्या एक चीज डिसाइड करी कि इमराना
इमराना का रेप उसके फादर इन लॉ ने किया है, ठीक है, किसने किया है, ये इमराना है, इसका रेप इसके फादर इन लॉ ने किया है, और इसका जो हस्बैंड है, तो क्योंकि अब इमराना का रेप उसके फादर इन लॉ ने किया है, तो इमराना अपने ही मतलब ये जो उसके ससुर हैं, जो उसके फादर इन लॉ है, इनकी वाइफ बन जाती है, और इस तरह से वो अपने हस्बैंड की कौन बन गई, मदर बन गई। मतलब कुछ यहाँ पर रिलेशनशिप्स और साथ ही साथ में जो भी आपके रिलेशन होते हैं, जो भी सारी चीजें हैं, वो सब कुछ खत्म, जस्ट ये जाति पंचायत के ऑर्डर सबसे सुप्रीम हो जाते हैं। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, अनदर इन अ विलेज नियर मीरठ, उत्तर प्रदेश, रूल्ड दैट गुड़िया pregnant with the child of her second husband should return to her first who had reappeared after 5 years. एक विलेज में, एक गांव में, मीरठ में, जो उत्तर प्रदेश में है, रूल किया जाता है कि गुड़िया जो कि अपने सेकंड हस्बैंड से प्रेग्नेंट है, यानी कि उसका जो दूसरा पति जो है उसने शादी कर ली और अपने सेकंड हस्बैंड के साथ में अब जो वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसको वापस से अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास में चला जाना चाहिए, जो 5 साल बाद वापस से आ चुका है। मतलब गुड़िया को पहले उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया, तो उसने सेकंड शादी कर ली और वो अच्छे से वहां पर रह रही है। अब उसको बोला है कि आपका हस्बैंड जब वापस आ चुका है, फर्स्ट हस्बैंड जो आपका वापस आ चुका है, आप वापस से उसके पास में चले जाओ। तो इस तरह के कुछ जो है, मतलब जो ये जाति पंचायत वगैरह होती हैं, ये जो ट्रेडिशनल पंचायत होती हैं, इस तरह के ऑर्डर्स देती हैं। और ये जो सारे ऑर्डर्स हैं, इसके लिए वो मतलब अपनी तरफ से सफाई क्या देती हैं कि हम ओनर को बनाए रखे हुए हैं। और आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि जो है ओनर किलिंग होती है, जहां पर हम हमारी मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए जो है किसी की भी जान लेते हैं, किसी को भी मार देते हैं। तो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए इस तरह की ये जाति पंचायत, खाप पंचायत, इस तरह के ये जो ऑर्डर्स ये लोग देते हैं, इसको खत्म करने के लिए हमने डेमोक्रेसी की बात करी, हमने लोकल गवर्नेंस की बात करी, जहां पर ये सारी चीजें ना हो। और इन्हें खत्म करने के लिए भी ढेर सारे लॉज जो हैं वो आते रहते हैं, कोर्ट से ऑर्डर्स भी आते रहते हैं, जहां गवर्नमेंट भी स्टेप्स लेती है ऐसी सारी चीजों को खत्म करने के लिए। और ये सब दिखाते हैं कि कितनी ज्यादा ग्रेव इनइक्वालिटीज और कितना ज्यादा जो है एक्सप्लॉइटेशन, डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पर सोसाइटी में है, और इसीलिए हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी को लाने की बात करते हैं। क्लियर है, यह है समझ में। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। Another reports on how the new institution of पंचायती राज in some cases are truly bringing in radical changes। इसके बाद में और भी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि जब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है, तो ऐसे इन सारी चीज़ों में रेडिकल चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऐसे ऑर्डर्स अब नहीं दिए जाते हैं और एग्जैक्टली किस तरह से न्याय होना चाहिए वो किया जाता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में न्याय पंचायत के बारे में भी सुना, जो छोटे मोटे इश्यूज को जो है वहीं पर ही सॉर्ट आउट कर दिया करती हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ वेल्थ एंड प्रिविलेज, रोल ऑफ विलेजर्स। वेल्थ और प्रिविलेज, आपकी अपनी संपत्ति, आपके अपने प्रिविलेजेस और साथ ही साथ में विलेजर्स, इन सभी का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी और इनइक्वालिटी के अंदर। सो दिस टाइम अराउंड सुम्पा इन राजस्थान सरपंच सीट फेल विद इन द कोटा रिजर्व्ड फॉर वुमेन। हमने पंचायत के अंदर पढ़ा कि 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होंगी वुमेन के लिए, यानी कि उन सीट्स पर सिर्फ और सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स ही जो है इलेक्शन फाइट कर सकती हैं और उन सीट्स पर कोई भी मेल कैंडिडेट नहीं आ सकता। तो इस बार हुआ ये कि राजस्थान का जो सुम्पा गांव है उसमें जो मतलब सीट आती है वो वुमेन कोटा के अंदर आ जाती है। मतलब हर बार ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी के थ्रू चलता रहता है कि यहाँ से हमको वुमेन को सीट एलोकेट करनी है। तो इस बार जो सुम्पा राजस्थान में मतलब सरपंच का चुनाव होना है, तो यहाँ पर जो सरपंच बनेगा मतलब बनेंगी वो वुमेन होने वाली है, ऐसा डिसाइड हो चुका है। ठीक है, सरपंच कौन बनेगी, वुमेन बनेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव वगैरह में, विलेज एरियाज में जो है वो वुमेन को इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। वुमेन इट्स जस्ट लाइक कि आप घर संभालो, बच्चे संभालो और घर बार की देखभाल करो, बाकी सब जो मेल हैं, जो मेन है वो कर लेंगे। लेकिन अब पंचायत के थ्रू हम किसी चीज की बात करें कि हम सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, डेमोक्रेसी सभी के लिए होगी। ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी सिर्फ मेल के ही लिए हो, फीमेल के लिए ना हो। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी के थ्रू मतलब पंचायत के थ्रू हमने क्या एक प्रोविजन लेके आए थे कि 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए होगा। और सुम्पा की इस बार जो सीट है वो वुमेन कोटा के अंदर आ चुकी है, मतलब कि रिजर्व्ड सीट है और वुमेन ही उसके ऊपर आ सकती है। सरपंच जो बनेगी वो वुमेन ही बनेगी। इस गांव की हम बात कर रहे हैं ना। Nevertheless, panchayat residents considered this as a contest between the candidate's husband and a face off among equals। यहाँ पर ये जो एक मतलब चीज हो रही है कि कैंडिडेट जो होगी वो वुमेन होगी, तो गांव वाले इसको किस तरह से देखते हैं, इस पंचायत इलेक्शन को किस तरह से समझा जाता है कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा उनके जो हस्बैंड होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज ये ए और बी ये दोनों वुमेन है, ठीक है, ए और बी जो है ये वुमेन है और इनके बीच में इलेक्शन होने वाला है। इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो सरपंच बनेगा। ठीक है, इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो सरपंच बन जाएगा। तो गांव वाले इसे ऐसे देखते हैं कि ए का जो हस्बैंड है जैसे सपोज एक्स और बी का जो हस्बैंड है वाई, ये रेस
इन दोनों के बीच में नहीं है बल्कि एक्स और वाई के बीच में है, यानी कैंडिडेट के हस्बैंड्स के बीच में है कि वो कितनी ज्यादा प्रयास करेंगे अपनी अपनी वाइफ को जिताने के लिए, और उनकी वाइफ की जगह एग्जैक्टली रूल मतलब जो भी रूल है वो कौन करने वाले हैं, ये हस्बैंड्स ही करने वाले हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला है, इस एक चीज के लिए एक बार फिर से बोल देती हूँ कि पंचायत एक वेब सीरीज है, उसे आप देखोगे तो उसमें ये सेम चीज होती है कि वहां उस गांव के अंदर जो सरपंच की सीट होगी वो वुमेन की होने वाली है, मतलब सरपंच सीट से वुमेन ही चुनाव लड़ सकती है, और वहां पर जो एक मतलब वुमेन होती है गांव से वो जीत भी जाती है। लेकिन वो जब वहां पर जो सेक्रेटरी हैं वो जाते हैं वहां पर कि कैसे जो है पंचायत का सारा काम चल रहा है, इन सारी चीजों के लिए जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और सेक्रेटरी जब वहां पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो सरपंच हैं वो हैं तो फीमेल ही, लेकिन उनकी जगह पर सारा काम उनके हस्बैंड करते हैं, और सरपंच क्या करती हैं, घर में रहती हैं, घर को संभालती हैं और अपने बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाती हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, तो इस एक चीज पर भी वो मूवी जो है बेस्ड है। और यहाँ भी सेम चीज है कि कैंडिडेट के जो हस्बैंड होंगे उनके बीच में ये कॉन्टेस्ट है, और साथ ही साथ में फेस ऑफ अमंग इक्वल्स, जो भी बिल्कुल इक्वल हैं, जो भी मतलब इक्वल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मेनली जैसे मैंने आपको कहा कि कास्ट डोमिनेंस यहाँ पर रहता है, रिच लोगों का डोमिनेंस जो है वो विलेज एरियाज में रहता है, तो ऐसे इक्वल लोगों के बीच में एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ये एक चीज समझ में आ गया, बैकग्राउंड क्लियर हुआ। अब देखो, ऑन वन हैंड वॉज द इनकम्बेंट सरपंच राम राय मेवाड़ा, who owns a liquor shop in Kekri, and on the other Chand Singh Thakur, a rich landowner from the same village। अब मैंने आपसे कहा कि जब सपोज ए और बी वुमेन है, इनके बीच में कंपटीशन है, बट कंपटीशन एग्जैक्टली कौन लड़ रहे हैं, इन दोनों के हस्बैंड। तो जब सपोज ए के हस्बैंड है राम राय, ठीक है, ए के हस्बैंड है राम राय और बी के हस्बैंड है चंद सिंह ठाकुर, ठीक है, शॉर्ट में ठाकुर लिख देती हूं मैं बस। तो यहाँ पर जो राम राय हैं वो एक लिकर शॉप को ओन करते हैं, ठीक है, मतलब इनकी एक लिकर शॉप है, और जो चंद सिंह ठाकुर हैं ये एक रिच लैंड ओनर हैं, सेम विलेज से ही, मतलब ये एक बहुत बड़े जमींदार हैं और इनका अपना एक बिजनेस है, इनकी अपनी जो है लिकर की शॉप है। दोनों ही अगर हम बात करें क्लास की तो दोनों ही रिच क्लास से बिलोंग करते हैं। अब इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है। सो इंटरेस्टिंगली मेवाड़ा हैड बीन एक्सपोज्ड बाय द विलेज रेसिडेंट्स फॉर फेकिंग मस्टर्ड रोल्स इन द ड्रॉट रिलीफ वर्क्स ड्यूरिंग 2002 एंड 2003। तो यहाँ पर होता यह है कि जो विलेज रेसिडेंट्स हैं, मतलब गांव के जो लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि जब सूखा पड़ा था हमारे गांव में 2002 और 2003 में, तो मेवाड़ा ने जो है मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही झूठ मूठ में जो है काम करने का नाटक किया था, बट एग्जैक्टली उन्होंने कोई भी चीज नहीं करी थी, और उनके जो रोल्स हैं बस उसकी मसक्करी ही उनने करी थी, एग्जैक्टली काम उनने कुछ भी नहीं किया था। तो गांव वालों का मतलब गांव वालों को जो एक आउटलुक था मेवाड़ा को लेकर वो ये बन चुका था कि ये काम धाम कुछ करते नहीं है, बस मस्करी करते रहते हैं, बस ऐसे ही बातें मटोलते रहते हैं, और जब गांव में सूखा पड़ा था तब भी इन्हें कोई काम नहीं किया था, तो इन्हें हमें नहीं जिताना है, ये गांव वालों ने अपना जो है माइंडसेट कर लिया। Although no action was taken against him, the villagers were determined to see him out of the office this time and thus put up the Thakur for a stiff competition। और क्योंकि मेवाड़ा ने कुछ काम भी नहीं किया था और इसी के साथ साथ में उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन भी नहीं लिया गया था, तो इसलिए गांव वालों ने सोच लिया कि इस बार इनको तो नहीं जिताना है, ना ही इनको ऑफिस में लेके आना है, और हम जो है ठाकुर को जिता देते हैं। तो ठाकुर जो है अब वो राम राय के कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं। द रेसिडेंट्स ऑफ सुमा यूनानिमसली डिसाइडेड दैट द ठाकुर वाज बेस्ट सूटेड टू अपोज मेवाड़ा। तो यहाँ पर जो है गांव वालों ने डिसीजन ले लिया कि ठाकुर सबसे ज्यादा बेस्ट है और मेवाड़ा को जो है हमको नहीं जिताना है। येट अनदर ऑन हाउ डेमोक्रेटिक मेजर्स डू नॉट ऑफन वर्क आउट इन प्रैक्टिस बिकॉज इंटरेस्ट ग्रुप्स रेसिस्ट चेंज एंड मनी मैटर्स। यहाँ पर क्या एक चीज आपको बताई जा रही है कि अब जो पूरा एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जैक्टली लड़ाई किसके बीच में होनी चाहिए, लड़ाई इन द सेंस कि वो पॉलिटिकल फाइट किसके बीच में होनी चाहिए, इस ए और इस बी के बीच में, क्योंकि ये दोनों को ही जो है चुनाव में लड़ना है, इन दोनों को ही में से किसी एक को जीतना है, वो जो सरपंच बनेंगी उन्हें रूल करना है, बट ये दोनों तो पूरी पिक्चर में कहीं है ही नहीं। कौन है पिक्चर के अंदर, ये दोनों, ठीक है, और इनके ऊपर जो है लड़ाई चल रही है गांव के अंदर कि हमको जिताना किसको है, इन्हें तो सब भूल चुके हैं, ये कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैटर क्या करता है कि इंटरेस्ट ग्रुप क्या चाहता है, और जो गांव के लोग हैं उन्हें पता है कि सरपंच भैया औरत तो बन नहीं सकती, और औरत अगर सरपंच बन गई तो वो गांव को देख नहीं पाएगी, और हम औरत की बात कैसे सुनेंगे, इस तरह की सारी चीजें गांव वालों के अंदर चलती रहती हैं, और इसी वजह से वो अपना इंटरेस्ट को देखते हैं कि भाई मुझे जो है इसको जिताना है, तो उन्होंने ठाकुर को जिता दिया, और अल्टीमेटली जीता कौन, मतलब ऑन पेपर्स बी की जीत होती है, बट एग्जैक्टली
रियलिटी में रूल कौन कर रहा है, ये ठाकुर। और साथ ही साथ में मनी भी मैटर करता है कि किसके पास में ज्यादा पैसा है। राम राय क्या ही हेल्प कर पाएगा, ये जमींदार है, ये कल को हमारी हेल्प भी करेगा चीजों में, क्योंकि यहाँ मेनली जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ही होती हैं। तो इस तरह से जहां हम डेमोक्रेसी लाने की बात करते हैं, बट वहां इंटरेस्ट ग्रुप, साथ ही साथ में जो मनी है, ये सारी चीजें भी मैटर करने लग जाती हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज भी हमको देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इतनी ज्यादा ग्रेव इनइक्वालिटी को खत्म करना कोई इजी टास्क नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड इंफॉर्मेशन। अब जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका क्या सारा रोल होता है पार्टिसिपेशन में या इंफॉर्मेशन में। मतलब कि जितनी भी सोशल मूवमेंट्स हुआ करती हैं, जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं डेमोक्रेसी में, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करती हैं, उन सारी चीजों को लेकर यहाँ पर समझाया गया है। देखो, वन सच मीटिंग टुक प्लेस ऑन जनवरी 24 इन धोरेला विलेज, कुशालपुरा पंचायत। कुशालपुरा पंचायत जो कि धोरेला विलेज के अंदर बनी हुई है, तो 24 जनवरी को यहाँ पर एक मीटिंग होती है। The meeting was publicized by going from door to door and through announcements by gathering children, teaching them slogans, where a worker from a very well-reputed NGO led them around the village as they urged people to come to the chowpal for the meeting. अब मीटिंग को पब्लिसाइज किया जाता है लोगों तक, मतलब मीटिंग के बारे में कैसे बताया जाता है, तो घर घर जाके बच्चों को इकट्ठा करके जो है मीटिंग के बारे में बताया जाता है। और बच्चों को क्यों बुलाया जाता है, बच्चों को क्यों बता रहे हैं कि मीटिंग होगी, एक्चुअली बच्चों को स्लोगन से सिखाए जाते हैं। एक वर्कर जो है एक बहुत ही रेप्यूटेड एनजीओ से, एक बड़ा ही रेप्यूटेड एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मेनली जो है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, वेलफेयर के ही लिए वर्क करते हैं। सो ये जो एनजीओ के एक वर्कर हैं, ये बच्चों को नारे सिखाते हैं, ठीक है, स्लोगन सिखाते हैं, और फिर गाँव के चारों तरफ घूम के वो बच्चों से नारे बुलवाते हैं। और यहाँ घर घर जाके भी बताया जाता है, अनाउंसमेंट की जाती है कि चौपाल में सभी को आना है, क्योंकि एक मीटिंग होने वाली है। ठीक है, एक मीटिंग होने वाली है 24 जनवरी को जो है मीटिंग होगी, कहाँ, धोरेला विलेज की कुशलपुरा पंचायत में, तो उसमें सभी को आना है। ताराज घोषणा पत्र was read out and she made a short speech। तारा जो कि एक एनजीओ सपोर्टेड ही कैंडिडेट रहती है, तो वो अपना घोषणा पत्र पढ़ती है, मतलब वो भी पंचायत इलेक्शंस में खड़ी होती है और अपना घोषणा पत्र जो उसका मैनिफेस्टो होता है उसको पढ़ती है। छोटा सा मैनिफेस्टो होता है। हर घोषणा पत्र इंक्लूडेड नॉट जस्ट टेकिंग ऑफ ब्राइब्स एज सरपंच, नॉट स्पेंडिंग मोर देन ₹2000 ऑन कैंपेनिंग एक्सेट्रा। एक छोटे से घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में तारा ये बताती है कि वो अगर सरपंच बनती है तो सबसे पहली बात तो वो ब्राइब नहीं लेगी, किसी से भी घूस नहीं लेगी, और दूसरी तरफ 2000 रुपए ही सिर्फ और सिर्फ कैंपेनिंग पर खर्चा करेगी, और इसी के साथ में और भी ढेर सारी चीजें। मतलब क्या है, यहाँ पर कैंपेनिंग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज अगर मैं चुनाव में खड़ी हूँ, तो मैं लोगों तक जाऊंगी, उनसे बातचीत करूंगी, उनको अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताऊंगी, हर एक जगह पर जो है मतलब अपना प्रचार प्रसार करने जाऊंगी। मैं जाऊंगी, मेरे साथ में जो जितने भी मेरे लोग होंगे वो सभी जो है प्रचार प्रसार करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है। तो वो बोलती है कि मैं 2000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी कैंपेनिंग पे, और उस मतलब उस 2000 में मैं पूरी कैंपेनिंग करूंगी। अगर मैं सरपंच बनूंगी तो मैं किसी से भी घूस नहीं लूंगी, और इस तरह से जो है वो अपने पूरे मैनिफेस्टो के बारे में बताती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड गुड़ and the use of jeeps are frequently used means of buying votes and contribute to campaign expenditure। जनरली गांव वगैरह में जब भी इलेक्शन होते हैं तो क्या किया जाता है कि एक तो सबसे पहले अल्कोहल, यानी कि आप जानती हैं शराब, और दूसरी तरफ गुड़, क्या कहा मैंने, गुड़, ठीक है, गुड़ और शराब, ये जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों के बीच में। और जीप्स वगैरह को यूज करना, ये सारी चीजें वोट्स को खरीदने के लिए होती हैं। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि वोटर्स को पैसे दिए गए, वोटर्स को शराब बांटी गई, वोटर्स को चावल बांटे गए, ताकि जो है वो आपको इलेक्शन में वोट दें। ठीक है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैं वोटर हूँ, तो जिसको भी, जो भी सरपंच खड़े हैं, तो उनने मुझे किसी तरह की कोई घूस दी, किसी तरह का कोई पैसा दिया कि आप जब चुनाव में, मतलब जब वोट करने जाओ तो आप सिर्फ मुझे ही वोट देना। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें की जाती हैं, और ताकि इनसे, और ये कहा जाता है कि ये सब कैंपेन एक्सपेंडिचर के अंदर ही की जाती हैं। मतलब जितना पैसा आपको दिया जाता है कैंपेनिंग करने के लिए, उसी पैसे में ये सारी चीजें होती हैं, और इसकी वजह से कैंपेन का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है। तो तारा बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। एंड द एंटायर चेन ऑफ करप्शन इज एक्सप्लेन टू द गैदर्ड विलेजर्स। और चौपाल में जितने भी गांव के लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें ये बताया जाता है, क्योंकि एनजीओ के वर्कर भी यहाँ पर हैं और तारा भी है यहाँ पर जो सरपंच के चुनाव लड़ रही है, जो कि एनजीओ से सपोर्टेड है। तो वो सभी ये बताते हैं कि जब लो कॉस्ट इलेक्शंस किए जाते हैं, मतलब कि जब कम पैसा खर्चा करके इलेक्शन किए जाते हैं, तो उसमें गरीब लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पुअर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में करप्शन फ्री पंचायत के इलेक्शन भी पॉसिबल हो सकते हैं।
मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर बार पंचायत इलेक्शंस में कुछ ना कुछ हम किसी को कोई चीज दें जिसकी वजह से, मतलब कुछ ना कुछ जो है इलीगल काम करें जिसकी वजह से वो हमको वोट दें, बल्कि हम फ्री जो है करप्शन फ्री इलेक्शंस भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर हम कम कीमत में कम लागत में इलेक्शन करते हैं तो वो अल्टीमेटली पुअर्स को ही बेनिफिट करते हैं। तो यहाँ पर आने का रीजन क्या था, यहाँ पर कारण क्या था कि जो भी सोशल मूवमेंट्स होती हैं, जो भी ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर की बात करती हैं, वो भी लोगों को इकट्ठा करने में, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो ये जो जितने भी सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े, इनमें हमने 2 एग्जांपल्स में तो ये देखा कि सबसे पहले इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है, उस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए हम डेमोक्रेसी का जो है सहारा ले रहे हैं। बहुत सारी जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं ताकि ये सारी बुराइयां समाज से खत्म हो सकें, सोशल जस्टिस सभी को इंश्योर कर सके। एंड इसी के साथ साथ में हमने नेक्स्ट एग्जांपल में ये भी देखा कि कैसे डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में भी हमारी हेल्प करती हैं। सो आई होप ये जो हमारा सारा लेक्चर था डेमोक्रेटाइजेशन एंड इनइक्वालिटी को लेके, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे जो है डेमोक्रेसी में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज होती हैं, बट इसके बावजूद भी हम जो है उसको इंश्योर करने की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, सिविल सिटीजन्स के राइट्स की बात करते हैं, ये सारी चीजें। और ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी इंश्योर किया जा रहा है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्लियर है? आइए ये भी यहां तक समझ में। सो आई होप इस टॉपिक में भी आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कोई भी डाउट होंगे तो वो सारे क्लियर हो ही गए होंगे, बट स्टिल कोई भी आपका अपना सजेशन है, कोई एग्जाम्पल है, कुछ भी है जो आप चैप्टर से या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो, सो कमेंट सेक्शन में आप बहुत ही फ्रीली मुझे बता सकते हो। क्लियर है? सो आप मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स और साथ ही साथ में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ग्रुप्स को। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस जाते जाते एक और छोटी सी चीज कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो सारे लेक्चर्स आपको कहां पर मिल जाते हैं? यूट्यूब पर। इसके साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिल जाए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बुक वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाए, आराम से मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ। तो बहुत ही छोटा सा काम आपको करना है, बस गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर किया आपने, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे ये देखो यहाँ पर कितने सारे क्लासेस के, कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। जो भी क्लास कोर्स पढ़ना है बस उस पर क्लिक करो, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड आ गए ये सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स भी आ गए। सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि यहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 2 लेक्चर्स देखने के बाद में किसी भी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि सब कुछ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।